ठीक है, चलो तो अब हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हर एक चीज को जानेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। चलो अब माइनिंग मेथड स्टार्ट करता हूं। दैट इज द माइनिंग मेथड, बेसिक पार्ट माइनिंग मेथड स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो माइनिंग मेथड जो स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका सबसे पहला और बेसिक चीज क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा कि माइनिंग चीज है क्या। माइनिंग मतलब क्या होता है। मेरी साउंड क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज रिप्लाई कर देना एक बार कि हाँ सर साउंड आ रही है। मैं अभी मतलब एग्जैक्टली क्लास के 30 मिनट्स के बाद से मैं एग्जैक्टली आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना देरी तक सिर्फ बकवास ही हो रहा था, सिर्फ बकवास, मेरे लिए बकवास है, पढ़ाई नहीं था। ठीक है, अब मैं क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अब अगर किसी को कोई अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट और कोई सवाल हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं अपना क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे 100%। चलो देखो बाबू, माइनिंग मेथड क्या होता है, पहले बेसिक माइनिंग में आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग से पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है, व्हाट इज ओर। मिनरल का मतलब होता है खनिज, यानी हर वो पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। जमीन से निकाला गया कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग खोद कर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम मिनरल बोलते हैं। हर वो चीज मिनरल। तुम बोलेगा सर पत्थर खोद के लाए हम, तो वो भी मिनरल है। तुम बॉक्साइड खोद के लाया, आयरन और खोद के लाया, जो भी तुम खोद के लाया सबका सब क्या मिनरल। पर और होता है जो जो उसमें से मिनरल से मेटल आसानी से निकाला जाता है। तुम कोयला भी अगर खोद के लाओगे ना, तो कोयला भी जमीन से निकाल के लाओगे तो वो भी क्या कहलाएगा बाबू, वो भी कहलाएगा तुम्हारा मिनरल ही कहलाएगा, उसको मिनरल ही बोलेंगे। तो माइनिंग का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल, मिनरल को जमीन से निकाल कर लाना, मिनरल को जमीन से निकालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो पहले माइनिंग क्या होता था, पहले कोयला कैसे जानते थे हम लोग, तो पहले मान लो ये मेरा पूरा का पूरा भारत है, पूरा का पूरा भारत इंडिया देश है मेरा, मान लेता हूं। चलो भारत को भारत जैसा ही बना देते हैं, उसमें भारत का ही नहीं बना सकते, भारत जैसे भारत ही बना देते हैं। तो मान लेते हैं मेरा ये मेरा क्या है, नॉर्थ इंडिया को दिखाता हूं मैं, नॉर्दर्न पार्ट को दिखाता हूं। तो ये मेरा नॉर्दर्न पार्ट है, ये मेरा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो इस पार्ट में जानते ज्यादा कोयला मिलता है। तो इस नॉर्दर्न पार्ट में बाबू हम देखें क्या, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहां पर पहले कोयला मिला। ठीक है, ब्रिटिश राज में कोयला मिला। तो इस कोयला को निकालना है, तो पहले क्या करते थे लोग, कुछ नहीं, मिट्टी हटा कोयला निकालो, मिट्टी हटा कोयला निकालो, ऐसे काम चलता। मिनरल है, वैल्यूबल मिनरल है कोयला, तो कोई भी कच्चा चीज में इस्तेमाल होता है ना। कोयला मिला मतलब क्या, उस कोयला से आप कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसको सेल कर सकते हो, डायरेक्ट वो यूज होने वाला चीज। अगर आपको आयरन और मिल जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन कोयला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो निकाल के यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे ये यूज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द माइनिंग। पर हम लोग जो अभी करते हैं दैट इज द फुल्ली साइंटिफिक माइनिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 100 किलो कोयला है, मैं उदाहरण देता हूं, तो इस तरह से जो आप माइनिंग पहले करते थे उसमें से केवल 2 किलो ही कोयला निकलता था, बाद बाकी 98, 2 से 10 किलो ही कोयला निकलता था, बाद बाकी जो 98 से लेकर 90 किलो तक कोयला बर्बाद हो जाता था, उसको हम लोग निकाल ही नहीं पाते थे, उसमें आग लग जाता था। तो टेक्निक्स क्या आया, टेक्निक्स क्या सोच क्या आया कि ऐसा कुछ टेक्निक्स क्यों ना डेवलप किया जाए, ऐसा कुछ मैनर क्यों ना डेवलप किया जाए जिससे हम लोग जो कोयला को निकाले, जिससे हम कोयला को निकाले, तो कोयला ऐसा होना चाहिए बाबू, ऐसा कोयला होना चाहिए कि उसमें सारा का सारा कोयला को निकालने इकोनॉमिकली हो मेरे लिए, और बाकी का कोयला का नुकसान भी ना हो, ऐसा सोच आया। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं इस क्लास के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस बैच में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों का जो क्लास हुआ था काफी फास्ट हुआ था। अभी मैं टॉपिक और कंटेंट से एकदम समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ईसीएल मुझे सिखाया है, ईसीएल सीसीएल एमसीएल और एससीएल, ये सारे सब्सिडरीज ऐसा है ना जो आपका बेसिक लेवल से सवाल पूछेगा। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो बेसिक लेवल पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अभी एमसीक्यू पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे, बेसिक पे भी करेंगे। हम कंटेंट से कोई समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्लास का टाइमिंग को बढ़ा देंगे, ये मैं कर दूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, लेकिन कंटेंट से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, इतना आप लोग ध्यान में रखना। इसलिए कंटेंट सर जल्दी पढ़ाइए, थोड़ा स्पीड करिए, वो मेरे से नहीं हो पाएगा इस बार। वैसे भी 6 महीना 8 महीना का टाइम लिया हो, मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा उतना में, ठीक है। मुझे अगर 4 क्लास की जगह 5 क्लास लेना पड़े तो मैं लूंगा, इतना आप याद रखना, लेकिन कंटेंट से कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है, रिमेंबर इट। तो बाबू अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इस तरह से हम लोग कोयला को निकाल रहे थे, तो ये एक तरीका था निकालने का। लेकिन अभी जब साइंटिफिक रिसर्च हुए ना, जब बताया गया तो बोला कि कोयला निकालने का जो मेथड हो सकता है, तो पहले आप उसको स्टडी कीजिए कि कोयला बना कैसे है। फर्स्ट यू हैव टू नो हाउ टू कोल इज प्रिपेयर। पहले आप जानिए कि कोयला का प्रिपरेशन हुआ है, कोयला कैसे बना है, माइंस के अंदर कोयला बनता कैसे है, पहले ये समझना पड़ेगा कि कोयला का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो बाबू 2 तरह का थ्योरी है, आपको पता है, आप लोग पढ़ाया गया पहले से, फिर से मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अगर पूरा इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे ना तो मेरा पूरा का पूरा अधूरा रहेगा।
और इसमें बहुत सारा एमसीक्यू नॉलेज, एमसीक्यू भी चीजें आएंगी जो बेसिक है, आप लोग नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज द सेल्यूलोज, एवरीथिंग के बारे में यहाँ कंसेप्ट पता चलेगा, इसलिए बेसिक चीज को ध्यान से देखना। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल। पहले आप जानो कोयला बना क्या है, फिर कैसे बना है, क्या है कोयला, कैसे रहता है, उसके बाद आप उसको निकालना साइंटिफिक तरीके से। तो फर्स्ट वी नो हाउ कोल इज फॉर्म। तो कोल फॉर्म का प्रोसेस जो होता है बेसिकली बोला जाता है, हर एग्जाम में ना बेसिक से सवाल रहता है, ठीक है, इस सब चैप्टर से आपको सवाल मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल बोलता है ना, दो तरीका से हुआ है, माना जाता है दो स्टेज है ना, दो तरीका से होता है। एक होता है इंसिटू थ्योरी बोला गया है, इंसिटू, और एक होता है ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट इंसिटू का मतलब होता है क्या, अब देखो, अब कोयला कैसे बना पहले इस चीज को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगल, वुड है ना, लकड़ी से कोयला बना है। किससे बना है बाबू, लकड़ी से, लकड़ी से कोल बना है, लकड़ी से कोयला बना है। तो लकड़ी से कोयला ऐसे बन गया, हम घर में लकड़ी रख देंगे 100 किलो तो कोयला बन जाएगा, नहीं। इसमें लगा है बीच में बहुत सारा प्रोसेस। तो बीच में कौन सा प्रोसेस लगा है, बीच में जैसे लकड़ी में क्या क्या चीज लगा है, अब इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा बेसिक पुराना पूरा प्रीवियस टाइम में जाना पड़ेगा हम लोग। क्या था, बहुत सारा जंगल था, है ना बाबू, पृथ्वी पर क्या था, बहुत ज्यादा जंगल था, बहुत घना घना जंगल था, ठीक है। लेकिन कालांतर में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या हो गया, कभी कोई, ठीक है, नेचुरल आपदा के कारण, नेचुरल आपदा, नेचुरल आपदा है, कोई आदमी लेकर नहीं आया, ठीक है, नेचुरल आपदा, नेचुरल आपदा मतलब नेचुरल कैलामिटी, उसका मतलब क्या होता है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वार भाटा का ऐसा कुछ कंडीशंस हो गया, जमीन का उथल पुथल हो गया, इन सब कारण की वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो पेड़ पौधा वेजिटेटिव जो था ना, वो क्या हो गया, जमीन के नीचे चला गया। आज से लाखों साल पहले, लाखों साल पहले सोचो, ठीक है। तो जो जमीन के नीचे चला गया, तो उस जमीन के नीचे, मान लो ये मेरा जमीन है, इसके नीचे क्या है, ग्रीन प्लांट्स सब चले गए हैं, ठीक है, इसके नीचे ग्रीन प्लांट्स चले गए। तो जमीन के नीचे अगर हरा पेड़ पौधा सब चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर से मिट्टी बैठेगी, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर से क्या स्टार्ट होगा इसमें बैठना, ऊपर से मिट्टी बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर से मिट्टी बैठेगा बाबू, धीरे धीरे और क्या होगा, अरे इंक खत्म हो गया, रुको, है। तो जैसे ऊपर से मिट्टी बैठना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा इसको मैं छेद कर लेता, रुको। तो उसके यहाँ पे पीने इंक 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 मिल जा, आज ग्रीन वाला इंक काम नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे मिट्टी बैठेगा ना, तो मिट्टी इसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर दिया, ये आपके नीचे पेड़ पौधा है, इसके ऊपर क्या मिट्टी बैठ रहा है। तो जब मिट्टी बैठेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फील होगा उसको प्रेशर, क्या मिलेगा उसको, दबाव, क्या मिलेगा बाबू उसके ऊपर, प्रेशर, ठीक है। और अर्थ, जमीन, जमीन धरती के नीचे, आपको पता है जमीन के नीचे क्या होता है, धीरे धीरे जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हीट बढ़ता है, तो आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से गर्मी बढ़ता है, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो चीज मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, किसको, जमीन के नीचे क्या हुआ, लकड़ी, वुड, जंगल को, ठीक है। अब अगर जब ऐसा होगा ना, और यहां पर एक बैक्टीरियल एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल एक्शन, एक और चीज है बैक्टीरियल एक्शन। तो इन बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह है, तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जो मेरा लकड़ी था वो धीरे धीरे कोयला में बन जाएगा। मतलब लाखों साल लगे उस कोयला को बनने में, जो आज हम लोग केवल महज 50 से 60 से 100 साल में हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। उसको बनने में लाखों साल लगा है, और हम लोग उसको इतना आसानी से उसको दोहन कर ले रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं। तो इस तरह से कोयला का फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ बेसिक कोयला का बनने का कहानी। अब सवाल है कि कोयला जो सिम मिलता है वो किस तरह से मिलता है। कोयला जो सिम मिलता है उसका पीछे रीजन क्या है, उसका दो रीजन है। अच्छा, ये जो आप देखे ना, लकड़ी से कोयला, तो डायरेक्ट कोयला नहीं बना, इसमें कुल 5 स्टेज थे। पहले लकड़ी से बना पीट, क्या बना, पीट, फिर उसके बाद क्या बना, लिग्नाइट। मैं समझा देता इसमें क्या होता था। इसमें इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन में बोलते हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूं, ध्यान से रुक जाना। वुड, पीट, लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, मिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है, ये कोयला का स्टेज है। अब बाबू एक बात जानते ही, चीज तो है क्या, ये हो क्या रहा है, एक प्रोसेस है केमिस्ट्री का, उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बनीकरण, यानी कार्बन का संख्या बढ़ाना। जब कोई प्लांट मटेरियल जैसे आप देख रहे हो ना, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप जब जानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर लेना, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज, C6
C6H10O5 ये फॉर्मूला होता है सेल्यूलोज का। दैट इज कॉल्ड प्लांट मटेरियल का जो बेसिक कंपोजिशन होता है, कंपोनेंट होता है ना, उसका फॉर्मूला था C6H10O5। ठीक है। अरे लाइट कहीं नहीं जला है, तुम लोग को लाइट कम नहीं लग रहा था? हाँ, लाइट कम नहीं लग रहा था बोर्ड पे कि सर लाइट कम है? कैसा बताता भी नहीं है सर बोर्ड में लाइट कम है। लाइट कम रहेगा तो बताएगा ना भाई कि लाइट कम है सर। लाइट कम है तो बताएगा ना भाई कि लाइट कम है सर। हाँ, बोलेगा ना भाई कि लाइट कम है। रुक जाओ यार, एक लड़का को फोन कर देता हूं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे एक ग्रुप में मैसेज कर देना ना, आपका जो लड़का जुड़ा नहीं, अगर कोशिश करे जुड़ जाएगा भी। ठीक है, देखो तो ये सेल्यूलोज था। अब यहाँ पे क्या होता है? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण का मतलब क्या? देखो बाबू, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब फॉर्मूला अच्छा से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप अच्छा से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C6H10O5 दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज, दैट इज द बेसिक प्लांट मटेरियल। कोई भी जो बेसिक प्लांट मटेरियल होता है उसका फॉर्मूला ही होता है। अब इसमें जब बैक्टीरियल एक्शन करवाओगे ना, तो क्या होगा ना, बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको तोड़ देगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको तोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा, इसको विघटन करेगा, मतलब कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग। ठीक है, जब ये टूटेगा ना तो बाकी जो गैसेस वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी और बाहर निकलेगी, तो सिर्फ बचेगा क्या? यहाँ कार्बन बचेगा। तो कार्बन का मतलब ही तो कोल है, कोयला का मतलब क्या है? कार्बन। तो ये जो आप देख रहे हो ना प्रोसेस, इसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनाइजेशन, NISATION, कार्बनाइजेशन यानी कार्बनीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण, यानी कोयला में कार्बन बढ़ रहा। और जितना ये जो आप देख रहे हैं ना, वुड से पिट, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज वुड से ज्यादा होता है। पिट से लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज पिट से ज्यादा है। पिट से बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में लिग्नाइट से ज्यादा होता है, और बिटुमिनेट से एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में बिटुमिनेट से ज्यादा होता है। सबका मोटा मोटी 10 का डिफरेंस होता है। इसका एवरेज 95 के आसपास आता है, 90 to 95, 97 तक होता है। इसमें आपका 85 के आसपास होता है, इसमें आपका 75 के आसपास एवरेज होता है, इसमें 65 के आसपास होता है। 10% का डिफरेंस होता है। इसका एग्जैक्ट जो डेटा है हम लोग जब MCQ नोट करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये समझ में आया कि कोयला बना कैसे, मतलब लकड़ी से कोयला कैसे बना। तो लकड़ी से कोयला जो बना उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कार्बनाइजेशन और बैक्टीरियल एक्शन, ये 4 चीज काम किया, तब जाकर मेरा कोयला का फॉर्मेशन हुआ है। धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा होते गया और मेरा कोयला बन गया। ठीक है, तो कोयला के बारे में जाने, कोयला कैसे बना। अब हम लोग जानते हैं कि कोयला है कैसे, कोयला रहता कैसे है, क्योंकि निकालना हमको कोयले को है। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि कोयला को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, कोयला को हमको निकाल कर लाना ऊपर, है कि नहीं। तो हमको जानना पड़ेगा बाबू आप कि कोयला है कैसे, जमीन के अंदर कोयला होता कैसे, और कोयला निकालने के लिए हमको क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। अब उन सब चीजों के करके समझते देखो, और तभी आएगा माइनिंग मेथड। माइनिंग मेथड तो बहुत बाद का चीज है, पहले तो कंसेप्ट होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि करना क्या है, तो ऑटोमेटिक मेथड समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखो, तो अब समझ में आया कि कोयला रहता है कैसे, फॉर्मेशन कैसे हो। इसके लिए 2 थ्योरी है, एक को हम लोग बोलते हैं इंसिटू थ्योरी और एक को बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जैसे थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि बहुत सारा हम लोग प्लांट मटेरियल, वेजिटेटिव, बहुत सारा क्या बोलता है कि पृथ्वी पर पहले बहुत सारा जंगल था। ठीक है, अब जंगल क्या हो गया, किसी भी नेचुरल आपदा के कारण सीधा जमीन के नीचे जाके दब गया वो। अब जो दबा ना, तो 2 तरीका से दबा। जैसे इंग्लैंड में क्या हुआ कि जैसे मान लो ये जंगल था इंग्लैंड में, तो जंगल क्या है ना, एक ही जगह दब गया, जहां पर जंगल था वहीं पे दब गया। और इंडिया में क्या माना जाता है कि जो जंगल था ना, नदी द्वारा बहाकर अपने तली में जमा किया गया। मतलब जैसे मान लो अगर ये नदी कोई बह रही है इस तरह से, तो नदी क्या किया, अपना तली में लाके प्लांट मटेरियल को जमा किया। ठीक है, जैसे अभी देखो झारखंड में और बंगाल में देखो कोयला कहां मिलता है, ज्यादातर मिलता है कोयला आपका दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, तो दामोदर नदी उसके आसपास मिल रहा कोयला, तो ऐसा माना जाता है कि दामोदर नदी ही पूरा जंगल को लाके अपना नीचे जमा की थी, इस वजह से कोयला मिलता है। अब ये जो कोयला मिला इस तरह का, जो जहां पे डायरेक्ट जाके जमा हो गया, उसको बोलते हैं इंसिटू थ्योरी, और जहां पर कोयला नदी के द्वारा लाके अपना बेड में, ठीक है, जमा किया, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कोयला 2 तरह से, जब इंग्लैंड में देखोगे ना, जो फॉरेन कंट्री इंग्लैंड है, ध्यान से सुनना, मेक अ वर्ड, इंग्लैंड कहां पे,
उसमें कौन सा थ्योरी? इंसिटू थ्योरी। तो इंग्लैंड में जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ ना, किसकी वजह से हुआ है? वो इंसिटू थ्योरी कारण हुआ। उसमें इंसिटू थ्योरी की वहां कोयला जो तो फ्लैट सिम मिलता है, एकदम फ्लैट, सीधा सीधा कोयला सिम मिलेगा। लेकिन भारत में जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है, भारत में किसके कारण हुआ है? दैट इज बाय ड्रिफ्ट थ्योरी। तो भारत में कोयला हमेशा क्या मिलता है? कि इंक्लाइन वे में मिलता है, एक इंक्लाइन, तिरछा करके मिलता है हमेशा। मतलब अगर ये आपका सरफेस हो तो कोयला आपको हमेशा ऐसे करके मिलेगा। तो ये दो तरीका से हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मेरा टारगेट क्या है? मेरा सोच क्या है? माइनिंग मेथड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमको ये जानना नहीं कि इंस्टीट्यूट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं, मेरा टारगेट है कोयला निकालना। पर हम जान गए कि भारत में कोयला ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां से माइनिंग मेथड आपका स्टार्ट। जो इस चीज को समझ लिया, माइनिंग मेथड का बेसिक चीज समझ गया, और उसका एकदम माइनिंग मेथड, एकदम बेसिक माइनिंग मेथड में पूरा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। जिसको यहां तक बात समझ में नहीं आया वो प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ ले कि सर ये बात समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बोल दीजिए, मैं फिर से बोल दूंगा। आप अपना मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूं कि कौन लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया है जल्दी से मैसेज कर दो अब, ताकि मैं अपना माइनिंग मेथड को आगे बढ़ा पाऊं, माइनिंग मेथड को मैं पहुंच पाऊं। लॉन्ग वॉल क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, ओपन कास्ट क्यों करते हैं, ओपन कास्ट का कंसेप्ट क्या है, आउटक्रॉप क्या होता है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, सब चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग सिर्फ यहां तक बोल दो कि हाँ सर ठीक है, यहां तक इतना सिर्फ आप रिप्लाई दे दो। यार हाँ, ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब हुआ नदी के द्वारा बहाकर, जब नदी क्या करती है, बहाकर मिनरल को अपने बेड में डिपॉजिट करती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। जब नदी क्या करती है, अपने मिनरल को अपने बहाकर लाकर उसको डिपॉजिट कर रही है ना, यार खुल गया, हाथ में कलर लग जा रहा, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। रुक जा, थोड़ा कलर डाल देता हूं यार, इंक सब चल रहा नहीं बढ़िया से, दिख नहीं रहा, रुको 2 सेकंड। और क्या सवाल है आप लोगों का? सवाल कुछ कुछ आ रहा है, रुक जाओ। हाँ, आगे पढ़ाइए सर, सही पढ़ाऊंगा। इंडियन में 90% ड्रिफ्ट थ्योरी से 1% इंस्टीट्यूट थ्योरी से। आप बता सकते हैं इंडिया में इंस्टीट्यूट थ्योरी से कहां कोयला मिलता है? इंडिया में किस भाग में इंस्टीट्यूट थ्योरी से कोयला मिलता है? असम, लिख लो। कश्मीर, वेरी गुड। और कहीं मिलता है क्या इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर, सही है, लिख लो, लिख लो बाबू। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है कोयला। कहां से? तो दो तरह का थ्योरी होता है डियर स्टूडेंट्स, एक हो गया इंस्टीट्यूट थ्योरी, एक हो गया ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ठीक है, तो दो तरह का थ्योरी से कोयला मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। और क्या जानना है? तो अब कुछ सवाल पूछते देखते आप लोग सीखे हैं कि नहीं इतना दूर तक, कुछ तो क्वेश्चन हो जाए। तो भारत में, ठीक है, चलो ठीक है, कोयला 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 का जो फॉर्मेशन हुआ है, कोयला का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कोयला जो बना है मेरा, कोयला जो मेरा बना है, तो कोयला जो फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहला कोयला से क्या बना है? वुड पिट लिग्नाइट बिटुमिनस में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? जल्दी से, वुड पिट लिग्नाइट बिटुमिनस में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? जल्दी से नाम बताओ। वुड पिट लिग्नाइट में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? वेरी गुड। वुड पिट लिग्नाइट में सबसे ज्यादा पहला कोयला से क्या बना है? ये। इंग्लैंड में कौन सा थ्योरी से कोयला का फॉर्मेशन हुआ है? इंग्लैंड में किस थ्योरी की वजह से कोयला का फॉर्मेशन माना जाता है? इंग्लैंड में किस थ्योरी की वजह से कोयला का फॉर्मेशन माना? जल्दी से रिप्लाई देकर बता दो। वेरी गुड, कौन सा होगा? इंस्टीट्यूट। और भारत में कौन सा थ्योरी होगा बाबू? भारत में कौन सा थ्योरी होगा? कोयला फॉर्मेशन जो हुआ है, कोयला जो फॉर्मेशन हुआ डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कोल फॉर्मेशन को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? कोल फॉर्मेशन को केमिस्ट्री के प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? कार्बनाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बाबू? कार्बनाइजेशन। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कार्बनाइजेशन बोलेंगे, है ना, कार्बनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बनाइजेशन। और एक बात बताओ कि जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है ना, उसमें जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, प्लांट मटेरियल दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट मटेरियल दैट इज सेल्यूलोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
प्लांट मटेरियल सेलुलोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मिट गया, अब बता नहीं पाएगा तुम लोग। सेलुलोज का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से, सेलुलोज का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम लोग मुझे 2 मिनट का टाइम दिया, ठीक है। अब तुम देखो मेरा कमाल, देखो। तो अब बाबू हम लोग क्या जाने, चलो आते हैं क्लास पे, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो अब हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो ना कि भाई क्लास में एक बार जुड़ने का प्रयास किया, क्लास जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो क्लास जोर शोर चल रहा है। ओपन नहीं हो रहा, कौन कर रहा है यार, ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, जोरदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। लिख दो क्लास जोरदार तरीके से चल रहा है गुलाम। चलो देखो बाबू, तो हम लोग देखे, अब आते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, एकदम माइनिंग मेथड का बेसिक पार्ट। यहां से आप समझ गए तो आपको बहुत सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो जो कोयला का फॉर्मेशन होता है ना, हम लोग बात जाने का, कोयला नदी में बना है और कोयला ऐसे मिलता है। देखो ये वाला कोयला मेरा, ठीक है, और ये वाला क्या देख रहे हो आप, ये वाला जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सरफेस। ये मेरा क्या है, ये मेरा सरफेस है। देखो अब पेन चलना मेरा स्टार्ट हुआ, अब मेरा हथियार सब रेडी हो गया है, ठीक है। अब तुम अपना ब्रेन को ठीक ठाक रख लो, ठीक है। अब मेरा हथियार रेडी हुआ, अब हमको थोड़ा ठीक लग रहा है कि मेरा चारों कलर का पेन चलना स्टार्ट हो गया। देखो तो ये मेरा कोयला फॉर्मेशन का मेरा पहला बेसिक चीज है, क्या कोयला फॉर्मेशन मेरा ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये मेरा क्या है बताओ, दिस इज माय कोल, इसमें क्या क्या है, मेरा कोयला है, ठीक है, इस कोल है। अब ये मैं कहां का बात कर रहा हूं, मेरा भारत का बात हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस तरह से ही कोयला मिलता है भारत में। भारत में कोयला कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। भारत में कोयला ऐसा होता है, भारत में एक साथ बेडेड डिपॉजिट नहीं होता है। भारत में कोयला क्या होता है, वो इंक्लाइन वे में डिपोजिशन किया रहता है, इंक्लाइन तरीके से कोयला का डिपोजिशन होता है। तो हम लोग भारत में ऐसा कोयला मिलता है, ठीक है। और ये मेरा सरफेस है। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, जो जमीन के पास है, देखो ये वाला पार्ट जो कोयला का आप देख रहे हो ना, ये वाला कोयला का पार्ट है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे कोयला जो जमीन के पास मिलता है ना, कुछ कुछ कोयला क्या होता है जमीन के पास मिलता है, बहुत बार कोयला एकदम सरफेस तक मिलता है। कहां तक? सरफेस के करीब आ जाता है, बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो जो जगह कोयला सरफेस के पास मिलता है, सरफेस के जगह में मिलता है, निकला हुआ मिलता है, उसी जगह के आधार पर उस कोल सीम का नाम होता है, उस जगह पे आधार पर उस कोयला सीम का नामकरण करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये वाला जगह पे कोयला मिला है ना, इस जगह पे सरफेस पे, तो इसका नामकरण इस जगह पे होगा, और इस जोन को बोला जाता है आउटक्रॉप जोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आउटक्रॉप जोन। ध्यान से, जहां पर कोयला मेरा सरफेस के ऊपर मिलता है, सरफेस के पार्ट में मिलता है, उस जगह पर मिलने वाला जोन में कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप जोन। क्या बोलते हैं बाबू? आउटक्रॉप जोन, बिल्कुल मत भूलना, इसको बोलते हैं आउटक्रॉप जोन। और इस कोयला सीम का नाम, ठीक है, दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है, एक जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, एक लोकल लैंग्वेज नोमेनक्लेचर होता है। तो लोकली उस कोयला सीम को हम लोग उसी नाम से बुलाते हैं जहां पर यह मिला है। जैसे ईसीएल में जो बच्चे होंगे ना, उनको पता है कि कोयला सीम का नाम कैसे होता है, केंदा सीम, ठीक है, बनबहाल सीम, ऐसे नाम होता है। क्यों? क्योंकि जो कोयला सीम का आउटक्रॉप जो जोन था ना बाबू, वो केंदा और बनबहाल के पास। जो कोयला सीम का जो आउटक्रॉप जोन था ना बाबू, कहां था? केंदा और बनबहाल के पास था। इसीलिए उसका नामकरण क्या हुआ, इसीलिए उसका नामकरण हो गया आपका, क्या हो गया, इसीलिए उसका नामकरण आपका केंदा और बनबहाल पड़ा। तो जैसे अभी हम लोग जहां काम करते उसका नाम क्या पता है? उसका नाम है कारो स्पेशल सीम। कारो स्पेशल क्यों? क्योंकि कारो यहाँ का बस्ती एक है, और वहां पर उसका आउटक्रॉप मिला, इसलिए उसका नाम पड़ा कारो स्पेशल सीम। इसके अलावा जो सीम का नोमेनक्लेचर होता है, एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, दैट इज द जीएसआई, नाम याद रखना, जीएसआई, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी एक नाम दिया जाता है हर एक सीम का, तो उसका नाम होता है उस कोल्ड फील्ड के आधार पे। जैसे रानीगंज कोल्ड फील्ड में अगर मिला है तो उसका नाम होगा R1, R2, R3 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोयला का नोमेनक्लेचर होता है, और एक कोयला का नोमेनक्लेचर होता है लोकल लैंग्वेज पे। तो दो रस करते हैं हम लोग। अब ये वाला आउटक्रॉप जोन है, तो हमको पता चला कि आउटक्रॉप के पास मेरा कोयला है। अब बताओ तुम लोगों में से अगर मान लो किसी को हम बोले बाबू ये कोयला तो तुमको काट के लाना है, और इस कोयला से हम क्या बनाएंगे, बिजली। क्या बोलेंगे हम? बिजली। और तुम्हें कोल इंडिया का सबसे बड़ा हेड, तो इस आउटक्रॉप में कोयला निकालने के लिए तुम क्या करेगा बताओ? यहाँ पर एक तो चाणक बनाएगा, एक बड़ा सा चाणक बना देगा, जल्दी जल्दी कोयला निकलेगा, है कि नहीं? बोलो क्या करेगा, सही या गलत? तो फंसा दिया, तो तुम लोग तो फंसा नहीं। देखो तो सबसे पहले जो आउटक्रॉप वाला जोन है ना, तो यहाँ तो पास में है, तो कुछ मत करो, इस मिट्टी का हटाओ, इस मिट्टी को क्या करो, यहां से हटाओ, और इस कोयला को लो, मिट्टी हटाओ कोयला लो, दैट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। यही ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड और कुछ नहीं होता है, ओसीपी और कुछ भी नहीं है। जो आप लोग ओपन कास्ट माइनिंग मेथड बोलते हो कुछ है ही नहीं, वो यही है। क्या है? मिट्टी हटाओ कोयला लो।
तो तुम क्या किया, देखा कि भाई यहाँ पे कोयला तो सामने है, जमीन का, मिट्टी के पास है, हम काहे चाणक बैठाएगा बिना मतलब का, बेल बुद्धि वाला काम है वो, चाणक बैठा दो, है कि नहीं, कुछ मत करो, मिट्टी का हटा और कोयला लो। बाबू एक बात आपको पता होना चाहिए भी, जो कोयला सिम होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो जो कोयला सिम होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं, तो 3D फिगर होता है, इस तरह से मोटा होता है ना, चारों तरफ इस तरह से आप बुक्स को देख रहे हो ना, कोयला सिम ऐसा होता है, ऐसा होता है कोयला सिम। तो पूरा का पूरा इतना पार्ट में आप जैसे मान लो यहाँ माइनिंग करो तो पूरा ऊपर इतना कोयला आपको एक साथ मिलेगा, है ना। आप अगर 3D से देखना चाहोगे तो मैं 3D डायग्राम बना देता हूं एक, देखो इस तरह से पूरा का पूरा कोयला आपको, ये मान लो सरफेस मेरा है, तो सरफेस के पास अगर देखोगे ना तो पूरा का पूरा कोयला आपको मिलेगा, यहाँ से पूरा जितना कोयला सब निकाल सकते हो, चलाओ माइनिंग जितना चलाना है। और कोयला सिम का लंबाई बहुत ज्यादा होता है, लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ओपन कास्ट का कंसेप्ट है कि मिट्टी हटाओ कोयला लो, लेकिन यहां पर एक दिक्कत का सॉल्यूशन ही इंजीनियरिंग है, और वही माइनिंग मेथड, जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही जो करेंगे वही मेरा इंजीनियरिंग है, वही मेरा माइनिंग मेथड है। देखो अब हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे जैसे देखो, जब माइनिंग आप करोगे ना तो इनिशियली आपको बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, आप सरफेस पे कोयला है, धड़ाधड़ निकालोगे, बेचोगे, पूरा प्रॉफिट। लेकिन जैसे 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बीतेगा ना, आप देखोगे कि आपको मिट्टी हटाना पड़ रहा है, और 2 साल बीतेगा ना तो ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ रहा है, 3 साल बाद आपको और ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ रहा है। लेकिन कोयला, आप याद रखना, कोयला आपको इक्वली डिपोजिट होता है। यहां पर आपका कोयला का सिम अगर 3 मीटर मोटा है तो यहां पर भी कोयला सिम 3 मीटर ही मोटा, थोड़ा एवरेज थोड़ा बढ़ता है, नो डाउट, एकदम सही है, थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। 3 मीटर मैक्सिमम जाएगा तो 4 से 5 मीटर ऐसा जाएगा, ठीक है। तो एवरेज आप मान लेते 3 मीटर ही है, तो सब जगह 3-3 मीटर ही कोयला है। लेकिन बाबू आप नोटिस करो कि यहाँ पर जब आप काम कर रहे थे ना, इस जगह पे एकदम मजा ही मजा था। क्यों मजा था, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटाते थे, मान लेते हैं 5 मीटर हटाया, यहाँ पर तुम देखोगे 10 मीटर हटाना पड़ रहा है, कुछ दूर जाओगे तो यहाँ पे 15 मीटर हटाना पड़ रहा है, लेकिन कोयला कितना मिल रहा है, 3 मीटर। कुछ दूर और गए तो 20 मीटर हटाना पड़ा, थोड़ा दूर और चल जाओ तो आप देखिए 30 मीटर हटाना पड़ रहा है, 30 मीटर हटाओगे तब आपको 3 मीटर कोयला मिलेगा। तो इनिशियली तो पूरा मजा है ना, कि थोड़ा सा कोयला मिट्टी हटाया, कोयला, लेकिन बाद में क्या होगा, दिक्कत होगा। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना मीटर क्यूब ओबी को निकाला जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। ध्यान रहे बाबू, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या टर्म है, स्ट्रिपिंग रेशियो, दैट इज द एसआर। क्या होता है, 1 टन कोल को निकालने के लिए ना जितना मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब क्या निकालेंगे, उतना मीटर क्यूब ऑफ ओबी रिमूव करना होता है। ओबी मतलब ओवरबर्डन, ओवरबर्डन मतलब ये जो मिट्टी को हटाना पड़ रहा है। 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना मीटर क्यूब ओबी को निकालना होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। अगर तुम 7 मीटर क्यूब ओबी निकाल रहा है, 7 मीटर क्यूब निकालना पड़ रहा है, तो आपका हो गया 1:7। अगर तुम 8 निकाल रहा तो 1:8, अगर 10 निकाल रहा तो 1:10। जितना मीटर क्यूब तुम ओबी को निकालेगा उतना तुम्हारा स्ट्रिपिंग रेशियो होगा, ठीक है, उतना क्या होगा आपका स्ट्रिपिंग रेशियो, उस तरह से होगा। वीडियो अटक रहा है, गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत बोल दिया मैंने, अरे रिप्लाई करो, हाँ बताओ ना क्या गलत। रिकॉर्डिंग चालू है, क्या इंक्लाइन हो सकता है, अच्छा, ओ अच्छा, पुराना वाला रिप्लाई दिया है, सॉरी भाई, मेरा गलती, सॉरी, ठीक है, डरा मत दो यार, ठीक है। अभी मेरा निकल गया जमीन, बोले क्या मैं गलती कर दिया यार, मतलब मैं पिछले 4 साल से बच्चे लोग गलत ही पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं ऐसा सोच लिया। अच्छा ठीक है, देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं, पहले बताओ, क्लास में कुछ अलग फील हो रहा है आप लोगों को, नहीं हो रहा है, इतना तो बताओ दो, कुछ अलग फील हो रहा है आज क्लास में पहली बार, ठीक है। सुनो अब ध्यान सुनो, कहानी जब पूरा सुनोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, कहानी पूरा समझ में आ जाएगा तो लगेगा लास्ट में ना, अरे भाई विलन तो मर गया। बस हम लोग टारगेट है मेथड, जितना टाइम लगेगा मैं क्लास खत्म करके ऑफ करूंगा, ठीक है। ध्यान से, इसलिए पेशेंस रख के पढ़ना। मेरा क्लास में आओ तो पानी खाना लेके बैठना, ठीक है, और पेन पेपर तो मस्ट है। मैं किसी दिन भी फोटो खींच के बोलूंगा व्हाट्सएप में भेज देना, रोल नंबर 3 व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा उस दिन। मैं रोज नोट्स चेक करता हूं आप लोग लिखते हो कि नहीं, ठीक है। क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं लिखोगे नहीं रहेगा तो मैं क्लास से भगा दूंगा। देखो
तो कहानी क्या घट रहा था, वो 5 मीटर मिट्टी में 3 मीटर कोयला, 10 मीटर में 3 मीटर कोयला, 15 मीटर में 3 मीटर कोयला, अब 20 मीटर में 3 मीटर कोयला। फिर कुछ दिन बाद कहानी और ज्यादा होगा टफ, ठीक है। अब 30 मीटर हटाओ मिट्टी, मिलेगा तुमको 3 मीटर कोयला। तो डे बाय डे कॉस्ट ऑफ द माइनिंग क्या होगा, भागेगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब पहले तो बहुत प्रॉफिट करते हैं, ओपन कास्ट में क्या होता है ना, इनिशियली क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती है ना, उस तरह से प्रॉफिट घटते रहता है, कॉस्ट ऑफ द माइनिंग बढ़ते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, तो जो जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, यानी वहां पर क्या होता है, नो लॉस, मतलब ना तो आपको लॉस होता है और नो प्रॉफिट, नो लॉस। ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना, तो जहां पर आपका लॉस और प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा पॉइंट मिलेगा ही, क्योंकि आप तो प्रॉफिट कर रहे थे, आप धीरे धीरे नुकसान की ओर जा रहे हो। तो नुकसान और लाभ के बीच एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना दोस्त, जहां पर क्या होगा कि जहां पर नुकसान भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। तो मान लेते हैं कि 18 मीटर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर आने के बाद मेरा क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट इज द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। यानी जिस पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग, नो लॉस नो प्रॉफिट वाले पॉइंट को ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो बाबू। देखो, ओपन कास्ट जब हम लोग चला रहे थे ना, तो इनिशियली बहुत मजा, क्यों मजा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिट्टी हटा देते, कोयला 3 मीटर बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी ज्यादा हटाना पड़े, क्योंकि कोयला मेरा इंक्लाइन के रूप में है ना, इस तरह डीप में चला गया ना, तो ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ेगा, कोयला उतना ही निकलेगा। तो धीरे धीरे मेरा मिट्टी का ज्यादा निकालने का खर्चा मेरा क्या होगा, ज्यादा पड़ जाएगा, और कोयला बेच के उतना ही पैसा मिलेगा। तो डे बाय डे हम लोग क्या होगा, लॉस की ओर बढ़ेंगे, डे बाय डे मेरा क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो एक समय कोई पॉइंट एक ऐसा मिलेगा जहां पर आप देखोगे, जिस महीना आप देखोगे कि जितना आपको कोयला बेचकर फायदा हुआ था, ठीक है, उतना ही खर्चा पड़ गया निकालने में। मतलब आपका क्या हो गया, ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। अब मान लो मुकेश अंबानी की कंपनी या अडानी का एक ओपन कास्ट माइंस है, जहां पर क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो आगे चलाएगा, तुम बताओ, चलाएगा तुम बताओ। अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहे जिसमें क्या हो जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट, उसको पता चल जाए भाई यहाँ ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक ही महीना में क्या हुआ, छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। या दूसरा कुछ उपाय क्या हो सकता है, माइनिंग के टर्म में क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, तो हाँ, एक उपाय हो सकता है, एक उपाय और करके इसको लॉस को प्रॉफिट में बदला जा सकता है। कैसे, मैं बता देता हूं। दैट इज कॉल्ड मैकेनाइजेशन ऑफ द माइंस। मैकेनाइजेशन तुम मैकेनाइज कर दो माइंस को, और थोड़ा मैकेनाइजेशन को बढ़ा दो। अब माइंस को मैकेनाइज कैसे कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है, तुम जो डंपर इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा माइंस में मान लो पहले 60 टन का डंपर, तुम उसको बढ़ा के 120 टन का लगा लो। तुम जहां पे 80 टन का डंपर था, जहां पे तुम्हारा सॉवेल का कैपेसिटी 40 टन का था, उसको तुम बढ़ा के सीधा 70-80 पे ले आओ। सॉवेल डंपर का जो कॉम्बिनेशन उसको बढ़ा दो, मेन पावर का संख्या को रिड्यूस करो, वेजेस को कम करने का प्रयास करो। इन सब चीजों से तुम थोड़ा दिन तक और बढ़ा के काम कर सकते हो, तो फिर भी तुम मैक्सिमम जाएगा ना। 18 मीटर में जहां नुकसान हो रहा, तो मैक्सिमम टांग खींच के तुम 25 मीटर तक जा सकता है। 25 मीटर के बाद तुम्हारे पास एकदम तुम परस्त हो जाएगा फिर, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, चाहे तुम कितना भी मैकेनाइजेशन कर लो, एक समय के बाद तुम्हारा लॉस होना तय है ही। क्योंकि मैकेनाइजेशन का भी एक लिमिट है, दैट इज देयर इज द लिमिट ऑफ द मैकेनाइजेशन। एक समय के बाद डंपर का साइज भी लिमिटेड है, उससे बड़ा तुम खरीद ही नहीं सकते, कहीं मिलेगा भी नहीं। और उस लेवल का मैकेनाइजेशन के लिए उतना कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ ऑफ द माइंस भी उतना होना चाहिए। तब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, अब बताओ। अब यहां से स्टार्ट होता है माइनिंग मेथड का सेकंड पार्ट। देखो, पहला हम लोग समझ गए, पहला हम लोग जान गए ओपन कास्ट क्या होता है, तो ओपन कास्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओपन कास्ट क्या होता है। अब हम लोग माइनिंग मेथड का दूसरा पार्ट, मेथड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहां से, यानी इतना कोयला तुम निकाल चुका है, 25 मीटर में तुम पहुंच चुका है डेप्थ में। कोयला सीम तुमको कैसे दिख रहा है, देखो ये है तुम्हारा कोयला सीम, यहाँ पर दिख रहा है तुमको ऐसा कोयला सीम। 25 मीटर का गहराई में तुम खड़ा है, ये तुमको कोयला सीम दिख रहा है, इतना तुम ओपन कास्ट लेके खाकर एकदम हजम कर चुका है, इतना तुम क्या किया, इतना तुम हजम कर चुका है, इतना तुम ओपन कास्ट निकाल लिया कोयला, ठीक है। अब यहां से तुमको नेक्स्ट मेथड क्या आता है, तो पहला बेसिक जो चीज है माइनिंग मेथड का, पहला क्या है, एक नंबर है आपका ओसीपी, दैट इज द ओसीपी, ओपन कास्ट ऑफ द माइनिंग मेथड। दूसरा जो चीज है, दूसरा चीज यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड हाईवल माइनिंग मेथड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे यार, हाईवल, तुम लोग बोलता भी नहीं है, हाईवल माइनिंग मेथड। अच्छा, बोलेगा कैसे, क्या बोलेंगे उसको, हाईवल माइनिंग मेथड। अब हाईवल माइनिंग मेथड क्या होता है, देखो यहां पर जब तुम आओगे ना, मन एकदम तरस के रह जाए, क्यों, तुम्हारा सामने इतना कोयला है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर में रॉक है, लेकिन तुमको दिख रहा है लेकिन निकाल नहीं पाएगा। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि क्यों ना एक ऐसा मशीनरी बनाया जाए जो डायरेक्ट इस कोयला को काट के निकाल सके, ऐसा मशीन बनाया जाए।
तो उसके लिए जो मशीन डेवलप किया गया ना उसको बोला गया हाइवल माइनर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बाबू? उसको बोलते हैं हम लोग हाइवल माइनर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाइवल माइनर। इसमें क्या होता है ना, पुशिंग चेन कन्वेयर सिस्टम लगा होता है और ये देखने में बिल्कुल कंटिन्यूअस माइनर जैसा ही दिखता है। हाइवल माइनर के ऊपर एक मेरे पास वीडियो है, होगा तो मैं आपको भेज दूंगा कैसे काम करता नहीं करता है। तो पुशिंग चेन कन्वेयर इसके पीछे से लगा होता है और ये क्या होता है, कोयला को काटते काटते पूरा सीम तक, ठीक है। हाइवल माइनिंग क्या है, इसमें हम लोग अलग से सेपरेट क्लास करेंगे, ठीक है। ये आज का क्लास का एकदम बेसिक स्टेज है, सब चीज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। नो एमसीक्यू, नो कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक चीजें आप ध्यान से सुनो कि कहानी क्या है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एमसीक्यू जानेंगे कि हाइवल माइनिंग क्या होता है, इसका इसका लेंथ कितना चलेगा, एक गैलरी से दूसरा गैलरी का डिफरेंस कितना होगा, गैलरी का चौड़ाई कितना होगा, मशीन का चौड़ाई कितना होता है, कितना मीटर तक जा सकता है, क्या क्या प्रोविजन है, सर्कुलर में क्या क्या लिखा हुआ, सब हो जाने। पहला हाइवल माइनिंग कहाँ चला था, इस पे भी अगर किसी को पता है तो जल्दी से रिप्लाई देकर बता दे, देखता हूँ किसका नॉलेज कितना तगड़ा है, ठीक है। तो हाइवल माइनर क्या करेगा, इस कोयला को काट के आएगा। तो हाइवल माइनर से हम लोग कुछ दूर तक काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइवल माइनिंग मेथड। तो पहला हो गया ओपन कास्ट, दूसरा होगा हाइवल माइनर मेथड। लेकिन हाइवल को भी आप मैक्सिमम 300-400 मीटर तक जा सकते हो, उसके बाद फिर आपका वो भी जवाब दे देगा, वो भी बोल देगा भाई हाथ खड़ा, अब मेरा सोने वाला नहीं कुछ, आपको जो करना कर लो। क्यों? क्योंकि 400 मीटर तक आप ये रोबोटिक मशीन होता है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मशीन होता है बाबू। एक बार जहां दब गया ना, जितना तुम कोयला निकाला नहीं सब नुकसान कर देगा, ठीक है ना। इस पे हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। इस मशीन पे हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग। तो अब नेक्स्ट जो उपाय आता है ना, ये जो हाइवल माइनिंग खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट उपाय आता है ना, वहीं से मेरा स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वहीं से मेरा स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड। क्योंकि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम ओपन कास्ट से कोयला निकाल ली जो पास में था, हम हाइवल से कोयला निकाल लिया जो मेरा हाथ के समीप था। अब इसके बाद जब मेरा जवाब खाली हो गया, जो मेरा बाकी पार्ट बचा था, हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से हमको काम क्या करना पड़ेगा, दैट इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, जो आप सबका फेवरेट है, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जो आपका सबका फेवरेट है, इस चीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से फिर आपका क्लास है और यहां से आपका टॉपिक्स पढ़ना है, यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है अंडरग्राउंड, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है कंसेप्ट अंडरग्राउंड क्या है, अंडरग्राउंड के बारे में, ठीक है। अब समझ में आया। तो माइनिंग मेथड कितना तरह से होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते कैसे थे बचपन में, हम लोग पढ़ते थे अंडर माइनिंग मेथड 3, ओपन कास्ट, हाइवल, अंडरग्राउंड। कंसेप्ट नहीं क्लियर करते थे टीचर्स, यार दिक्कत वहां पे है। जब आप किसी चीज का कंसेप्ट और सोच उसके पीछे सही लगाओगे ना, कि इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, तब आप जीवन में नहीं भूलोगे। अब तुम सोचो कि पहले हम लोग सरफेस के पास था तो ओपन कास्ट ले लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाया था, हाइवल लगा दिए, अब उसके बाद भी नहीं हो रहा था, अंडरग्राउंड लगा दिए। अब देखो कितना सिंपल लग रहा है कि नहीं। तो ये 3 तरह का बेसिक माइनिंग मेथड होता है, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड और हाइवल माइनिंग मेथड। अब इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, कुछ बेसिक चीजों पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है दैट इज द मोड ऑफ एक्सेस, क्या होता है और माइनिंग मेथड स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीज जानना होता है अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ओपन कास्ट, हम लोग ओपन कास्ट का डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे, इसमें पूरा से पूरा तुम लोगों का लगभग 20 से 22 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। 1 महीना नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, पूरा मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओपन कास्ट पूरा खत्म हो जाएगा, 15 से 16 दिन लग जाएगा पूरा करने में, 2 वीक लग जाएगा। तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हम बेसिक चीज समझ गए अभी क्या है वो, ठीक है। हम लोग हाइवल को भी बेसिकली समझे, इस पे नोट्स नहीं लिखे, हाइवल क्या होता नहीं पढ़े, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड के बारे में आप बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं कि अंडरग्राउंड क्या होता है, कैसा अंडरग्राउंड में काम होता नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लास में कुछ बच्चों को क्लास थका तो नहीं है ना, थका नींद तो नहीं आ रहा ना, नींद आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। अच्छा अभी देखो नो नो रिप्लाई किया, फिर मैं कुछ पूछूंगा, नो क्या चीज के लिए नो बोल रहे, नहीं सर आपको, ठीक है। ओपन कास्ट का फुल फॉर्म ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, पी फॉर प्रोजेक्ट होता है, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, पी फॉर प्रोजेक्ट आता है, ओसीपी, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं बाबू, इसके बाद टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में जानेंगे। माइनिंग स्टार्ट कैसे होता है ना, जो लीज कैसे परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ परमिशन हम लेते हैं, जैसे डीजीएमएस से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर आपका उस सब चीज के ऊपर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, टॉपिक का आपका है भी नहीं, मैनेजमेंट का पार्ट है, पर किसी दिन हम लोग उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं माइनिंग मेथड का मोड ऑफ एक्सेस क्या होता है, दैट इज टॉपिक क्या, मोड ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया बाबू कि कोयला, ये मान लो मेरा सरफेस है और ये मेरा कोयला है, ठीक है।
कोयला मतलब देखो, अब मैं डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब यहां से इसका गहराई कितना हो, कम से कम 60-70 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा कोयला सीम, इसको हम अंडरग्राउंड द्वारा लेंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड मेरा कंसेप्ट है, अंडरग्राउंड से लेंगे। तो अंडरग्राउंड, अच्छा इसको पहले करें क्या, अच्छा अंडरग्राउंड, ये तीन चीज समझ में आया ना, ठीक है। अब हम लोग पहले मोड ऑफ एक्सेस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इस पार्ट का कुछ चीजों का ना हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक से थोड़ा चर्चा करते हैं, तब क्लियर समझ में आएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, ये देखो, मान लो ऐसा कोल सिम का डिपोजिशन है, ठीक है। मोड ऑफ एक्सेस क्या है मैं समझा देता हूँ। ये मेरा क्या है, दिस इज माय कोल सिम, ठीक है। और ये आप क्या देख रहे हो, ये मेरा हिल है, दैट इज हिल, हिल का मतलब पहाड़ है, और ये मेरा जमीन है, और ऐसा है, ठीक है। तो हम कोयला, हम यहाँ पे मेनली मेरा टारगेट क्या, हम जानना चाहते हैं कि मोड ऑफ एक्सेस का मतलब होता है कि सिम तक कैसे जाया जाए, क्योंकि कोयला हमको काट के निकालना है। मेथड पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि मेथड क्या होगा, कि लॉन्ग बॉल करेंगे ना, बोर एंड पिलर करेंगे ना, रूम एंड पिलर करेंगे। पहला कोयला सिम तो जाना तो पड़ेगा, ये कोयला सिम तक पहुंचेंगे कैसे, पहले तो सोच लगाना पड़ेगा ना। ओपन कास्ट था तो मिट्टी हटा के तुम पहुंच गया, लेकिन अगर मान लो ओपन कास्ट नहीं तो कैसे पहुंचेगा। तो मेरा जो मोड ऑफ एक्सेस होगा वो हो सकता है, चार तरह से मोड ऑफ एक्सेस होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं एडिट। एडिट का मतलब अगर कोई मिनरल का डिपोजिशन किसी हिली एरिया में हो, अगर कोई पहाड़ में अगर इस तरह से मिनरल का डिपोजिट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, वहां पे हम लोग कुछ नहीं करते, सीधा एक रास्ता इस तरह ड्रिफ्ट चला देते हैं, एक टनल चला देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिट, दैट इज कॉल्ड एडिट, ठीक है। अगर कोई कोयला सिम जमीन के एकदम करीब करीब में है, जिसका डेप्थ बहुत कम है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इंक्लाइन हम लोग प्रेफर करते हैं, इंक्लाइन। उसको हम लोग इस तरह का अगर रास्ता जो सिम तक जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लाइन। लिखते जाना डायग्राम बना के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन, ठीक है। और अगर कोई माइंस, ठीक है, बहुत ज्यादा, सॉरी, अगर कोई माइंस गहरा हो, इंटरमीडिएट गहराई में हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साफ्ट, ठीक है। और अगर कोई माइंस बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा गहरा हो, और बहुत दिन तक चलने वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक घुमावदार रास्ता बनाते हैं, एक घुमावदार रास्ता हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेकलाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको माइनिंग के टर्म में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेकलाइन। क्या बोलते हैं बाबू, डेकलाइन। तो ये चार तरीका से हम पहले कोयला सिम तक पहुंचेंगे। कोयला सिम को लाना कैसे तो बाद की बात है, पर पहले हम लोग जाने तो सही कि जो जब अगर अंडरग्राउंड में जमीन के नीचे से अगर कोयला सिम तक जाएंगे कैसे, तो जाने का ये चार तरीका का रास्ता हो सकता है। एक नंबर हो सकता है एडिट, दो नंबर हो सकता है इंक्लाइन, तीन नंबर हो सकता है साफ, और चार नंबर डिक्लाइन। चारों में अंतर क्या, आप ध्यान से देख लो। एडिट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल रोडवे है, हॉरिजॉन्टल रोडवे, याद रहे ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, देखो। और ये क्या है, साफ्ट क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल भी होता है, इंक्लाइन भी होता है, ठीक है। मेटल माइंस में बहुत जगह इंक्लाइन भी होता है, बहुत जगह वर्टिकल भी होता है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये क्या इंक्लाइन, इसलिए इसका नाम पड़ा इंक्लाइन, क्योंकि बीच वाला ही है। और ये होता है डेक्लाइन। डेक्लाइन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है जादूगोड़ा, आप नाम सुने जादूगोड़ा, यूरेनियम माइंस है झारखंड का। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एचजेडएल, ये जो मेटल माइंस होता है ना, उसमें हम लोग डेक्लाइन बनाते हैं। डेक्लाइन मतलब एक चौड़ा सा रास्ता का ड्रिफ्ट बनाया जाता है, जो सर्कुलर रोडवे जैसा चलता है, गोल गोल घूमता है जमीन के नीचे ही, इस तरह से काट काट के घुमाया हुआ रास्ता रहता है। मैं खुद डेक्लाइन में गया हूं, मैं देखा हूं वहां पे इस तरह से रास्ता होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है यार, बहुत सुंदर होता है रास्ता। अब गाड़ी लेके तुम चले, गाड़ी लेके तुम ये सुहाना सफर, ये मौसम हंसी गाते गाते जा सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, एकदम। डेक्लाइन में ऐसा कंडीशन है, साफ्ट वाला डर वाला नहीं, डेक्लाइन में ऐसा है। तो डेक्लाइन, लेकिन ये जो डेक्लाइन होता है ना बाबू, ऐसा जगह सेट करना होता है ना जहां पे मिनरल कम से कम 50 साल 100 साल तक मिलेगा, वहां पर सेट करना होता है। इस पर डेक्लाइन को हम लोग ऐसा नहीं कि मन किया तो खोद दो भाई, यहाँ पर 2 किलो 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, वहां पर डेक्लाइन बना दो, नहीं, ये बहुत कॉस्टली होता है। साफ्ट भी कॉस्टली होता है, इसके लिए माइंस का लाइफ थोड़ा चाहिए। इंक्लाइन सबसे सस्ता सुविधा है, सस्ता और सुविधाजनक इंक्लाइन, और उससे आसान एडिट। तो ये चार तरीका से जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लो ये तो पहला हो गया, अगर मान लो कि एक सिम था यहाँ पे, इसके नीचे एक और सिम है, ठीक है, एक और कोयला का सिम है, ठीक है, ये सिम था, इसके नीचे एक और कोयला का सिम, तो इससे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका उपाय क्या हो सकता है। देखो, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, तो इसको जैसे यहाँ पे सर्ट से जोड़ा ना, इसके बीच में एक और सर्ट बना सकते हो। तो अगर कोई ऐसा सर्ट जो दो सिम को जोड़ता आपस में, है ना, अगर कोई चाणक जो दो सिम के बीच जोड़ता हो लेकिन सरफेस तक नहीं गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपल पिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेपल पिट। ऐसा कोई साफ्ट, जो स्टेपल पिट का मतलब क्या है, ये भी साफ्ट है ना, ये भी क्या है, चाणक ही है,
ये भी एक तरह का चाणक है, लेकिन ये एक कोयला सिम से दूसरा कोयला सिम को जोड़ने का काम कर रहा। ये मेरा बाबू कोल सिम है, ठीक है ना, भूलना मत, ये मेरा कोयला का सिम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, कोल सिम है ना, कोल सिम है, ठीक है, ये कोयला का सिम है। तो एक कोयला सिम को दूसरा कोयला सिम को अगर चाणक के जरिए जोड़ दिया जाए, जिसका सरफेस तक अगर एक्सटेंशन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपल पिट। और अगर कभी इस चाणक को तुम इंक्लाइन से भी तो जोड़ सकता है, तुम बोलेगा नहीं सर उतना पैसा नहीं, हम चाणक कहां से बैठाएंगे अंदर में, हम सर इंक्लाइन बनाएंगे, तो बनाओ इंक्लाइन। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको बाबू? ड्रिफ्ट। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, माइंस के पास पैसा कम है, तो जब तुम इंक्लाइन बना के चलाओगे तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको, इसको स्टेपल पिट। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑल ऑफ दिस, ध्यान से समझो। जो इंक्लाइन होता है वो सरफेस तक होता है, लेकिन ड्रिफ्ट सरफेस तक नहीं होता है। ड्रिफ्ट केवल एक सिम से दूसरा सिम तक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शाफ्ट जो होता है वो सरफेस तक होता है, लेकिन जो स्टेपल पिट होता है सरफेस तक नहीं होता, केवल सिम से सिम को जोड़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक सिम से दूसरा सिम को जोड़ता है। इसमें वेंटिलेशन, आदमी का आना जाना, सामान, मटेरियल यहां से वहां पहुंचाने का काम, ये सारा चीज होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे 6 टर्म का तुमको समझ में आया होगा, 6 चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ड्रिफ्ट के बारे में दिख रहा होगा, स्टेपल पिट के बारे में दिख रहा होगा, इंक्लाइन दिख रहा होगा, शाफ्ट दिख रहा होगा, डिक्लाइन दिख रहा होगा, ऑडिट, ये 6 चीजों दिख रहा होगा। दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ एक्सेस। ये सारी चीजें होती है बेसिकली, ये सारी चीजें होती है। अभी हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस टूल्स का कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब तुम आगे का क्लास को समझ पाओगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। These are the basic tools, ठीक है, these are the basic concept। शाफ्ट क्या होता है, इस सब चीज का बेसिक कंसेप्ट ये। हम लोग हर चीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी जो 8 महीना 6 महीना क्लासेस, उसमें अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज को समझ रहे हैं कि होता क्या क्या है, कोयला तक जाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या कि इन रास्ते से बना के हम लोग कोयला सिम तक पहुंच गए। हम लोग क्या कि इस तरह से रास्ता बना बना के हम लोग क्या कोयला तक पहुंचे। देखो अभी हम लोग का मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कोल सिम, मेरा टारगेट था कोयला का निकालना। हम लोग पता कि कोयला कैसे बना, तो कोयला हमको पता चला इंक्लाइन के रूप में है। अब कोयला तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है, तो कोयला तक का जाने तक का रास्ता देखो, एडिट तुम बनाओ, डिक्लाइन बनाओ, इंक्लाइन बनाओ, शाफ्ट बनाओ, जैसा तुम्हारा मिनरल है, जैसा प्रॉपर्टी उस तरह से बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद बाबू आपको कोयला के सिम के बारे में ना बहुत कुछ, रास्ता तो तुम बना दिया, लेकिन कोल सिम के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ। क्या क्या चीज मालूम होना चाहिए कोल सिम के बारे में, हर चीज बता देता हूँ। एक पता होना चाहिए आपको कोयला सिम के बारे में, डिटेल्स में कुछ कुछ आइडियाज में दे देता हूँ। एक पता होना चाहिए उस कोयला सिम का डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब कोयला सिम का गहराई कितना, एक नंबर। दूसरा नंबर उसका एंगल ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन एंगल, ठीक है, देखना ध्यान से। अब सब चीज कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। डिपोजिशन एंगल, किस एंगल से वो डिपोजिशन है। डायरेक्शन ऑफ डिपोजिशन, किस डायरेक्शन में उसका डिपोजिशन हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर, तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है यानी कि नहीं, ठीक है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, किसी तरह का कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्ब एरिया तो नहीं हुआ आसपास, ठीक है। ये सारे बेसिक चीजें पता होना चाहिए उस कोल सिम में काम करने जब जा रहे हो तुम। साथ में उसके अलावा तुमको पता होना चाहिए उसका मिनरल का ग्रेड क्या है, बेचने से कितना लाभ मिलेगा, उसका थिकनेस कितना है, उसका थिक कितना है, वो कितना थिक का कोयला है, ठीक है, ये सब चीज पता होना चाहिए। अब ये सब चीज पता कैसे करेंगे, देखो बेसिक चीज से हम समझते हैं, सब चीज के बारे में जान लेंगे हम लोग, सब चीज पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चल जाएगा, अब क्या होता है, क्या कैसे पता करते हैं। देखो जैसे देखो ये मेरा क्या है बाबू, दिस इज द सरफेस, ओके। अब ये मेरा क्या है, कोयला सिम है, कोयला सिम। तो कोयला सिम है, यहां पर कोयला सिम है। तो बाबू एक बात बताऊं, तो कोयला सिम है वहां पर पता कैसे चलता है, पहले ये चीज समझना पड़ेगा कोयला सिम के बारे में पता कैसे चलता है कि यहां पर कोयला है। प्लानिंग कैसे होती है कि यहां पर कोयला मिलेगा, कैसे होता है ये। अब थोड़ा सा और पहले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट करते हैं, तो और अच्छा समझ में आएगा कि कोयला सिम के बारे में पता कैसे लगाता है, क्या होता है। सबसे पहला होता है जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग। क्या होता है जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग, जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग होता है, जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, भारत के बड़े बड़े जूलॉजिस्ट, ठीक है, उनका काम होता है कि जूलॉजी के आधार पर गणना करना कि मिनरल कहां पर है, कहां पर कोयला होगा, ठीक है। कैसे पता करते हैं वो पता करते हैं रिलेटिव डेटा के आधार पे, रिसर्च के आधार पे। वो क्या करते हैं, वो यहां से जैसे मान लो झारखंड में मेरा कोयला है, रानीगंज में मेरा कोयला होगा, तो वो क्या करते हैं, रानीगंज का मिट्टी को उठाएंगे, वहां का वनस्पति जो पेड़ पौधा उसको उठाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे मिट्टी में, वनस्पति में, पेड़ पौधा में क्या है। आप देखेंगे कि जैसा मिट्टी जैसा वनस्पति रानीगंज में मिल रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जैसा मिट्टी और वनस्पति रानीगंज में मिला, वैसा मिट्टी और वनस्पति झारखंड में मेरा है। वैसा सेम टू सेम मिट्टी और वनस्पति कहां पर है बाबू, झारखंड में मेरा सेम टू सेम है। कहां पर, रानीगंज में, और रानीगंज के जैसा कहां, झारखंड में, दोनों का जगह एक जैसा ही मिला। तो एक अनुमान लग सकता है कि इसके नीचे अगर मिनरल है कोयला, तो इसके नीचे भी मिनरल कोयला हो सकता है।
ठीक है, जैसे मिनरल के बारे में पता चला वैसे मशीन खरीद के नहीं लगा देते हैं कि चलो भाई खुदाई स्टार्ट कर दो। उसके बाद आता है काम जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, वो जांच करती है। वो क्या करती है, वो जो जैसे यहाँ पर मिनरल पता चला कोयला, वो क्या करती है ना, वो झारखंड में जो जगह में जहां पता चला कि इसके अंदर कोयला हो सकता है, उस पूरा एरिया को डिवाइड करती, ग्रिड पैटर्न में डिवाइड करती है, 1 किलोमीटर का ग्रिड में डिवाइड करती। ग्रिड का मतलब चौकुट चौकुट बक्सा बनाती है वो प्लान में, मतलब एक प्लान लेती है झारखंड का पूरा, और 1 किलोमीटर का दूरी पे क्या करती है, इस तरह से डॉटेड लाइन बनाती है। अब हर एक डॉटेड लाइन में वो क्या करती है, अपना टीम भेज के, चाहे सीएमपीडी या जो भी हो, वहां पे बोर होल करवाती है। बोर होल करो भाई, बोर होल करके देखो यहाँ पर कोयला तो नहीं है ना, कोयला रहेगा तो यहाँ कोयला निकालेंगे, इस तरह से बोर होल करवाती है। तो अब ये जो बोर होल हो रहा है यहाँ पे बाबू ध्यान से देखना है, बोर होल का फायदा कितना है। बोर होल इस तरह से करवाती है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का जैसे बोर होल हुआ ना, इसमें कोयला मिल गया। 13 नंबर का बोर होल जैसे हुआ, तुरंत फोन कर देगा अपना मिनिस्ट्री में, सर कोयला मिल गया सर, ठीक है। तो अब वो मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कि भाई ले जा 10 डंपर उठा के ले आना, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें फिर प्रोसेस है, प्रोसेस को जानते हैं। देखो 13 नंबर का बोरहोल मिला ना, तो मान लेते इसका जो डिस्टेंस होता है इनिशियली 10-10 किलोमीटर पे होता है, एक बोरहोल से दूसरा बोरहोल 10 किलोमीटर। तो ये जो मिला इसका, अब ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा 10-10 किलोमीटर पे है। अब इस एरिया को फिर से डिवाइड किया जाएगा, ये जो एरिया मेरा मिला ना 10 किलोमीटर वाला, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर में। अब फिर बोरहोल करेंगे, आप देखेंगे कि कहां कहां मेरा कोयला कैसा कैसा है, किस किस आकार में डिपोजिशन है, वो जो 10 किलोमीटर जगह में मिला, ठीक है। अब वहां पर जब डिपोजिशन होगा, वहां पे जब जांच होगा ना, तो हर एक बोरहोल को बाकायदा एकदम नियम से एकदम बारीकी से जांच किया जाएगा, उसका डेप्थ कितना है, कोयला सिम मेरा कैसा कैसा है नहीं है, उसका सब चीज का जानकारी किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोरिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, कोरिंग, COREING, कोरिंग। कोरिंग क्या होता है, कोरिंग का मतलब होता है डबल ट्यूब कोर बैरल। कोर बैरल होता है, कोर बैरल मतलब एक होलो पाइप होता है, इस तरह होलो सिलेंड्रिकल पाइप होता है, और इसके नीचे क्या होता है, बिट लगा होता है। बिट के जरिए हम लोग कोरिंग करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि ये जो कोर का सैंपल आपको मिलेगा, कोर का सैंपल मिलेगा, मतलब आपको एग्जैक्टली पता चला कि अंदर में ना जो आप गहरा करोगे ना, तो मोटा मोटा आप देखे हुए कोरिंग सैंपल में भेज दूंगा वीडियो में, तो उस तरह का कोर का सैंपल निकलता हुआ मिलेगा उस ट्यूब के अंदर। जैसे बिट है, बिट घूम रहा है, बिट घूमेगा ना, अंदर में ट्यूब है, तो बिट क्या करेगा, कोयला काटते काटते जब नीचे तक पहुंचेगा ना, तो उसके अंदर क्या करेगा, कोर का जो जमीन का जो सैंपल उसको जाकर उसमें जमा करता हुआ रहेगा, इस तरह से जमा करते हुए उसको ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जमा होगा, तो आपको क्या पता चलेगा, देखो जैसे आप सारा का सारा डेटा को आप लोगे ना, इस जगह का जैसे आप डेटा को लोगे ना, तो आपको पता चलेगा सारा कुछ। कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ, देखो सारा चीज समझना। मान लो आपका ये जमीन था, ठीक है, आप यहाँ पर किए, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, आप नोटिस किए कि यहाँ पर आप 1 किलोमीटर में कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एक बोर लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, मैं 4 ही दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा समझाने के लिए। इस तरह मैं 4 या 12 दिखाऊं, 1 2 3 4 इस तरह से 12 है। तो देखो बाबू यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर जैसे कोयला सिम था, यहाँ पर मिला तुमको 30 मीटर में, ठीक है, यहाँ पर मिला तुमको 35 मीटर में, यहाँ पर मिला 40 मीटर में, यहाँ पर मिला 50 मीटर। अब तुमको समझ में आ गया ना कि कोयला सिम जो होगा इसके नीचे ऐसा करके होगा, ये और नो, समझ में आया कि नहीं, जो कोयला सिम होगा ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 30, यहाँ 35, यहाँ 40, यहाँ 50 का मतलब कोयला सिम ऐसा होगा। फिर तुम देख रहा यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पे 40, यहाँ पर तुम्हारा 45 है, ऐसा है, तो कोयला सिम थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट होगा, सामने की ओर फ्लैट होगा। तो एग्जैक्टली तुमको पता चल जाए कोयला सिम का डीप कितना 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 गहरा में है, और अगर तुम पूरा कोयला सिम को पार करके बोरहोल कर दिया है, तो तुमको कोयला सिम का थिकनेस मिल जाएगा, कोयला सिम कितना थिकनेस में। तो जब बोरिंग करते हैं ना हम लोग, एग्जैक्टली सारा डेटा मेरे पास आ जाता है कि कितना थीम है, कितना थिकनेस है। अगर कहीं कोयला मान लो तुम बोरिंग कर किया यहाँ पे, जब तुम इस तरह बोरहोल कर रहे हो ना, मान लो 12वां नंबर में यहाँ पे तुमको बोरिंग करना था, जैसे क्या कोयला सिम नहीं है, फिर यहाँ पे 14 नंबर होल में तुमको कोयला सिम मिला, इसका मतलब बीच में कोई डिस्टर्ब है, तभी वो कोयला सिम नहीं था। आगे तो फिर तुमको कोयला सिम मिला 14 नंबर पे होल में, 12 नंबर यहां से जब तुम करते करते आ रहे थे 1 2 3 4 में मिला, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 12 में नहीं मिला, 14 में मिला, तो बीच में गायब है। बीच में गायब मतलब डिस्टर्ब एरिया है, तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बारे में भी मेरा पता चल जाता है कि क्या है नहीं। तो कोरिंग और बोरिंग करके ना सारा चीज पता चल जाता है कि कहां पर मेरा क्या है, कैसा करके डिपोजिशन। एक बार डिपोजिशन जब मेरा पता चल गया ना, और जब हमको पता चल गया कोयला सिम तक जाना कैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस अपना अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड स्टार्ट कर देते हैं। अपना मेरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड मेरा क्या हो जाता है, मेरा स्टार्ट हो जाता है, सारा चीज मेरा वहीं से धड़ाधड़ मेरा तैयारी स्टार्ट हो जाता है कि अब कोयला निकालना है, अब कोयला निकालना, अब कोयला निकालना है। अब सबका नींद हराम होने लगता है, सभी को परेशान हो जाता है, कोयला निकालना, कोयला निकालना, कैसे करके कोयला निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ से ना पूरा का पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का पार्ट है, पूरा का पूरा मेथड पे सारा का सारा चीज जाना पड़ेगा। इसमें आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको बोर्ड एंड पिलर मेथड, लंगवल, रूमेन पिलर। बोर्ड एंड पिलर का पार्ट क्या क्या है, जैसे आपका डेवलपमेंट डिप्लरिंग,
उसका डेवलपमेंट क्या क्या है, डिप्लोइंग क्या है, सारा चीज में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, काफी मतलब क्या बोलते हैं, भास्ट रूप में चला जाएगा, काफी डिटेल्स में चला जाएगा। तो इस क्लास को हम चाहेंगे कि अभी 10 मिनट करके फिर पूरा का पूरा सेशन तो कंप्लीट होगा भी नहीं, तो बिना मतलब का मेरा बर्बादी होगा। अभी स्टार्ट करना, फिर से कल से पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अभी काम करते, कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। टाइमिंग को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 महीने के टारगेट है बाबू, इसमें पहुंचना है हम लोग को सिलेबस तक, तो वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। क्लासेस आपको अभी कैसा लगा, आपको क्लासेस समझ में आए कि नहीं? कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज करके पूछ लो। एक सवाल में इनिशियली मैं पूछा था हेडिंग के ऊपर, साइकिल ने पूछा था सर उसका जवाब क्या होगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जवाब क्या होगा। और इसके बाद का जो अभी अभी डिस्कशन करूंगा 10 मिनट तक, जब तक टाइमिंग है मेरे पास, उस पर डिस्कशन चलेगा और इस सब चीज को करेंगे। ठीक है, अपना सवाल पूछो और एक फीडबैक दो कि सर क्लासेस को अच्छा लगा, खराब लगा, सर ऐसे और पढ़ाइए, और क्या सुधार